आज इस सीरीज़ में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस में आपको ये मॉडल्स हेल्प करते हैं। साथ ही जो स्पोकन इंग्लिश होती है, मतलब जब हम इंग्लिश बोलते हैं उस वक्त भी मॉडल्स काफ़ी काम आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं कुछ पेयर्स में, जैसे मे और कैन, दोनों का मतलब क्या होता है? सकना, बट यूज़ काफ़ी जगह एकदम अलग अलग होता है। तो चलिए ऐसे ही डिफरेंसेस को समझने की शुरुआत करते हैं और लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहली बात कि ये मॉडल्स होते क्या हैं। पहली बात, इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड से डिराइव होता है, मतलब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मॉडल, राइट। इतना आसपास गलत बोला गया है कि अब हमारे मुंह से भी गलत ही निकलता है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल, जो किसी के मूड या मोड के बारे में बताएं, जो बात कर रहा है ना। जैसे मैंने कहा आई कैन जंप, मैं जंप कर सकती हूँ, तो मतलब मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रही हूँ, मैं अपनी क्षमता बता रही हूँ, राइट। तो ये क्या करता है? मूड और मोड बताता है। जैसे मैं बोलूँ मे आई प्लीज़ डू दिस, तो मैं किसी से क्या कर रही हूँ? परमिशन ले रही हूँ, है ना। तो मूड या मोड स्पीकर का जो बताए उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल्स। हाँ जी, क्योंकि किससे बना? मोड से। पर क्योंकि जन्मों जन्मांतरों से इसे मॉडल ही बोला जा रहा है, तो वही एक्सेप्टेड हो गया है अब यूनिवर्सली, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स, ये हम सबको पता है, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। पहला जो पेयर हमें जिससे शुरुआत करनी है वो है मे और माइट। देखिए क्या डिफरेंस है। पहली बात तो मे किस में यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में, और माइट किस में यूज़ किया जाता है? पास्ट टेंस में। दोनों के यूज़ सिमिलर लाइंस पे चलेंगे। डिफरेंस क्या है कि एक प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा और एक पास्ट टेंस में। तो जो पहला यूज़ है मे और माइट का, वो क्या है? पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना बताने के लिए। जैसे हमने कहा बादल देख के आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, तो ये मे से क्या बता रहा है? संभावना। और कौन से टेंस की? प्रेजेंट टेंस की। तो इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया? मे। हमने लिखा ही मे कम, पार्टी हो रही थी, अजय बहुत लेट हो गया, पर मैंने कहा कि ही मे कम, अभी भी वो आ सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि वो आएगा ही नहीं। थर्ड देखते हैं, ही सेड दैट ही माइट कम। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। मैंने आगे क्या इस्तेमाल किया है? सेड। हम ये नरेशन में भी पढ़ेंगे। क्या होता है कि एक पूरा सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसमें टेंस का एक फ्लो होना चाहिए। ऐसे किन्हीं भी दो टेंसेस को हम साथ में यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ सेड लिखा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? पास्ट वाला फॉर्म। तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट। तो यहाँ क्या आया? माइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए हम इसका सेकेंड यूज़ देखते हैं। सेकेंड यूज़ है परमिशन। हम परमिशन लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मे का। बचपन से, सिंस आर चाइल्डहुड, हम बोलते आ रहे हैं मे आई प्लीज़ कम इन। क्या ले रहे थे? परमिशन। मे आई हैव योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। मे और कैन, दोनों का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सकना। अगर मैं किसी से बोलूँ कि कैन आई हैव या कैन आई बोरो योर पेन, तो इसका मतलब भी, इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली वही होगा जो मे से सेंटेंस बनेगा उसका होगा। पर डिफरेंस क्या होगा कि जो कैन होता है ना, ये इनफॉर्मल होता है, और जो मे होता है ना, वो कैसा होता है? फॉर्मल। कभी भी हम टीचर से बात करते हुए कैन का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कैन कैसा है? इनफॉर्मल। तो अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ और उससे कह रही हूँ कि भाई तेरा पेन ले लूँ क्या, तो ये करेक्ट है। बट अगर मैं टीचर से बोल रही हूँ कि मैम मैं आपकी बुक देख सकती हूँ, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मे, बिकॉज इट इज़ मोर फॉर्मल, राइट। थर्ड देखते हैं, विश और प्रेयर। अच्छा, अभी तक हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो वर्ब होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। तो ले दे कि ये है क्या? हेल्पिंग वर्ब, राइट। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह कहाँ होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट के बाद, फिर आती है मेन वर्ब और फिर आता है
ऑब्जेक्ट। मैंने आपको टेंस में बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि कोई भी अगर मॉडल आपको दिख रहा है तो उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब क्या है, कोई भी मॉडल, तो मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट। मतलब मॉडल से सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो और ईजी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा मॉडल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमेशा ही क्या आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इस मॉडल को अगर मैं आगे ले आऊँगी तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। मतलब अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यूज़ की और सब्जेक्ट बाद में, तो अब सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव, राइट। जैसे कि ये इंट्रोगेटिव था, जैसे कि ये इंट्रोगेटिव था। पर इसका जो थर्ड यूज़ है विश और प्रेयर वाला, हालांकि ये मैंने मे से शुरू किया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है भगवान करे आप बहुत लंबा जिएं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, राइट। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, भले ही ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि माइट को कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस में, पर माइट का यूज़ प्रेजेंट टेंस में भी किया जा सकता है वीक पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। मतलब अगर किसी चीज़ की प्रबल संभावना है प्रेजेंट टेंस में तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, मे। और किसी चीज़ की बहुत कम संभावना है तो क्या यूज़ करते हैं, माइट। दोनों किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव स्टडीड हार्ड, कैसी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है। आई मे पास, हो सकता है कि मैं पास हो जाऊँ, संभावना काफ़ी है क्योंकि पढ़ाई की है, एकदम करेक्ट। सेकेंड देखिए, आई हैव नॉट स्टडीड हार्ड, आई माइट पास, मतलब मैंने पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं की है पर हो सकता है मैं पास हो जाऊँ। अब बताइए, संभावना कम है पास होने की, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, माइट। आई एम कमिंग बाय अ बस, प्लीज़ फिल माई फॉर्म बिकॉज आई माइट गेट लेट। क्या बोल रही हूँ मैं कि बस से आ रही हूँ, प्लीज़ मेरा फॉर्म भर दो क्योंकि मैं लेट हो सकती हूँ। लेट हो सकती हूँ, मैं लिखूँ या माइट लिखूँ, मीनिंग यही आएगा, लिटरल ट्रांसलेशन यही है, पर आना क्या चाहिए, मे। अगर संभावना ज़्यादा नहीं होती तो मैं किसी और को बोलती क्या कि मेरा फॉर्म भर दो, ये बता दी क्या कि मैं बस से आ रही हूँ इसलिए लेट हो जाऊँगी, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रबल संभावना होने के कारण हम माइट की जगह क्या यूज़ करेंगे, मे। कहने का मतलब वैसे तो माइट को पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, पर प्रेजेंट टेंस में अगर किसी चीज़ की संभावना काफ़ी कम हो तो वहाँ भी माइट चल जाता है, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ हमें सीखनी है वो है कि मॉडल्स के साथ हैव का प्रयोग, ये हम कब करते हैं, परफेक्ट को दिखाने के लिए। परफेक्ट मतलब जो कि फिनिश्ड हो चुका, जो कि बात हो चुकी उसकी बात करने के लिए, मतलब पास्ट की बात करने के लिए हम किस में जाते हैं, हैव प्लस V3 में। देखिए अभी तक हमने ये सीखा कि कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद आपको हमेशा क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है ना, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो अलाउड है। तो परफेक्ट बनाने के लिए हम यही तो करते थे, हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो माइट मतलब कोई भी यहाँ पे मॉडल हो सकता है, हैव और प्लस V3। इसका क्या यूज़ होता है, अभी मैंने बताया पास्ट की बात करने के लिए करेंगे। और मे माइट क्या काम करते हैं, पॉसिबिलिटी बताने का। मतलब माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड टू शो अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ऐसी बात जो पास्ट में हो सकती थी पर हुई नहीं। जैसे ही माइट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, वो सीक्रेट सबको बता सकता था, इसका मतलब बताया नहीं। तो माइट हैव और रिवील, रिवील मतलब उजागर करना, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिवील्ड। तुम मुझे सच बता सकते थे, यू माइट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। माइट हैव, टेल, सेकेंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, राइट। थर्ड देखिए, यू माइट हैव वेटेड फॉर मी अ वाइल, तुम मेरे लिए कुछ समय इंतज़ार कर सकते थे, मतलब किया नहीं। आपको बात समझ में आ रही है, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, उसकी बात करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी पास्ट में थी पर बच गई। अगर मुझे इसे नेगेटिव
में बोलना होता कि तुम मुझे सच नहीं बता सकते थे, मतलब तुम मुझे छुपा सकते थे, तो बस माइट के बाद हम क्या लगा देते, नॉट। अगर इससे हमें क्वेश्चन बनाना होता तो हम इसको उठा के कहाँ ले जाते, आगे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ रख देते, आगे। जैसे किसी ने कह दिया कि वो सीक्रेट रिवील कर सकता था। अब मैंने पूछा कैसे कर सकता था, तो पहले क्या लगाएं, क्वेश्चन वर्ड, तो हाउ। फिर मैं क्या लगाऊं, पहले हेल्पिंग वर्ब माइट, ही, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म द सीक्रेट। हाउ माइट ही हैव रिवील्ड द सीक्रेट, मतलब स्ट्रक्चर वही रहना है जो हमने सीखा था, सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप अपने हिसाब से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्ट्रक्चर को रीएडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मे और माइट क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ मॉडल्स की तरफ। सेकेंड पेयर जो हमें पढ़ना है वो है कैन और कुड। मतलब वही होता है हिंदी में सकना, और जो डिफरेंस मे और माइट में था वही डिफरेंस कैन और कुड में है कि कैन किस में यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में, और कुड किस में यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस में। पहला क्या यूज़ है भाई, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या दिखा रहा है, एबिलिटी, क्षमता, किसी काम को करने की कैपेबिलिटी, है ना। आई कैन विन दिस कॉम्पिटिशन, कि मैं ये कॉम्पिटिशन जीत सकता हूँ, ये मैं अपनी क्षमता की बात कर रहा हूँ, अपनी कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए किसकी बात करते हैं, कैन और कुड की। थर्ड, आई कुड सिंग वेल इन द कॉम्पिटिशन, मतलब मैं कॉम्पिटिशन में अच्छा गा सकी। कौन सा टेंस की बात है, पास्ट, गा दिया, अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी। आई वॉज एबल टू सिंग, इसका मतलब यही है, आई कुड सिंग वेल या आई वॉज एबल टू सिंग, एक ही बात है। और अगर फ्यूचर में एबिलिटी दिखानी होती है तो कैन हम फ्यूचर में नहीं यूज़ कर सकते, हमें क्या बोलना पड़ता है, आई विल बी एबल टू सिंग। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। सेकेंड क्या यूज़ है, ऑफर। ऑफ़र करने के लिए मतलब जैसे आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में आपने डिनर किया, और डिनर के बाद जो बिल आया आपने कहा कैन आई पे द बिल, क्या मैं बिल पे कर दूं, तो आपने क्या किया, अपने दोस्तों को ऑफ़र। कैन आई हेल्प यू, किसी अननोन को आपने देखा परेशान हो रहा है और आपने ऑफ़र की हेल्प, तो आपने क्या यूज़ किया, कैन। कैन आई बाय सम फ्रूट्स फॉर यू, अगेन ऑफ़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। आगे देखते हैं। थर्ड क्या यूज़ है भाई, ऑर्डर या परमिशन का। ऑर्डर देने के लिए, परमिशन देने या लेने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, कैन का। तो फिर कैन और मे में क्या फ़र्क हो गया, वही फॉर्मेलिटी का, कि जो कैन है वो कैसा है, ज़्यादा इनफॉर्मल है, और जो मे है वो कैसा है, फॉर्मल है। यू कैन लीव नाउ, ऑर्डर था ये कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, राइट। अब मैंने परमिशन दी किसी को कि अब वो खाना खा सकते हैं, उन्हें बोल दो आप खा लें। कैन आई बोरो योर बुक, ये क्या है, मैं किसी से परमिशन ले रही हूँ, बट कैसी, इनफॉर्मल। मेरे दोस्त होगा, मेरा सबऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, बट मेरा सीनियर नहीं होगा, बॉस नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, राइट, क्योंकि कैसी है, इनफॉर्मल तरीका है ये बात करने का। फोर्थ यूज़ देखते हैं, पॉसिबिलिटी। और जब हम कोई बात गेस करते हैं ना, जैसे एक लड़का और एक लड़की हमें साथ दिखे और दिमाग में आया ज़रूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी, तो मैंने क्या किया, गैस, शी कुड बी हिज गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैंने क्या किया, गैस, मैंने क्या बताई, एक पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो 16 ईयर्स की हो, ऐसा लग रहा है 16 ईयर्स की होगी। अगेन पॉसिबिलिटी या गैस, दिख रहा है कि कॉलेज में होगी, तो ये बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, कुड का। नेक्स्ट जो यूज़ है वो कहता है कि कुड या वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुड और वुड इंटरचेंजेबल होते हैं, कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर देंगे, कुड यू प्लीज़ सॉल्व द सम, क्या आप ये सम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे वुड और कुड दोनों कैसे हैं, इंटरचेंजेबल। और ये किस टेंस में यूज़ कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट टेंस में। भले ही कुड मैंने आपको क्या बताया, किस टेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट। तो जैसे माइट का एक एक्सेप्शन था कि हम उसको प्रेजेंट में कब यूज़ करते हैं, जब वीक पॉसिबिलिटी बतानी हो, वैसे ही कुड का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, कब, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है कि क्या आप प्लीज़ खिड़की खोल सकते हैं, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। एकदम करेक्ट है ये। और जो लास्ट हमारा यूज़ है हैव प्लस V3 के साथ, वो बताता है ऐसा हो सकता था। द पुलिस कुड हैव कॉट यू, पुलिस तुम्हें पकड़ सकती थी। अगेन
कुड से क्या बता रहे हैं कि उनके पास भी इस बात का राइट है कि तुमने गलत किया था तो अब वो तुम्हें पकड़ सकती थी, पर तुम बच गए। कुड हैव का मतलब कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल, एक्चुअली हुआ नहीं, अनरियल पास्ट की बात कर रहे हैं। यू कुड हैव कम ऑन टाइम, तुम समय से आ सकते थे, तो सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने मॉडल लगाया, मॉडल के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू कुड हैव कम ऑन टाइम, आप समय से आ सकते थे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पेयर खत्म होता है कैन और कुड वाला। चलिए हम बढ़ते हैं आगे के मॉडल समझते हैं। आई होप आपको इतने समझ में आ गए हों। थर्ड जो मॉडल हमें समझना है वो है शुड। देखिए शुड का यूज़ सबसे जो पहला है ना, वो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, जो आपके क्या हों, कर्तव्य हों, जिसके लिए आप हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं चाहिए, कि आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए अब शुड का मतलब भी वही है, मस्ट का मतलब भी वही है और ऑट टू का मतलब भी वही है। तो डिफरेंस क्या है चलिए समझते हैं। तो चलिए शुड से शुरू करते हैं। पहला उन्होंने कहा यू शुड वेट फॉर योर टर्न, कि आपको वेट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यही आपकी ड्यूटी है। वन शुड नॉट लाई, है ना, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एडवाइस देने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? शुड का। यू शुड लिसन टू योर फ्रेंड, कि भाई आपको आपके फ्रेंड की बात सुननी चाहिए। वन शुड ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, एडवाइस दे रही हूँ ना मैं आपको, क्या दे रही हूँ? सलाह, कि हमेशा व्यक्ति को समय से सोना चाहिए। तीसरा जो शुड का यूज़ है वो हम ऑलरेडी कंजंक्शंस में पढ़ चुके हैं कि लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? शुड। तो हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे कि लेस्ट कैसा वर्ड होता है? नेगेटिव, किसी भी दूसरे नेगेटिव वर्ड के साथ ये सेम क्लॉज में नहीं आता। और लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? शुड। जैसे मैंने कहा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि अच्छे से चलो नहीं तो गिर जाओगे, राइट। केयरफुल रहो नहीं तो कंसेप्ट मिस कर दोगे। तो लेस्ट के साथ भी हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का। फोर्थ यूज़ देखते हैं हम शुड का। फोर्थ यूज़ है पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए। ये एक्चुअली नरेशन का पार्ट है। हम आने वाले चैप्टर्स में नरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ही सेड टू मी आई शैल गो, जैसा मैंने आपको कहा कि एक ही सेंटेंस में हम डिफरेंट टेंसेस का उपयोग नहीं कर सकते। देयर हैज़ टू बी अ फ्लो, कोई पेयरिंग होनी चाहिए, कोई फ्लो होना चाहिए, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने सेड लिखा, और ये कौन सा टेंस है? पास्ट। और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। विल और शैल हम किस में लगाते हैं? फ्यूचर में। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। जैसे मे का पास्ट होता है माइट, जैसे कैन का पास्ट होता है कुड, वैसे ही विल का पास्ट होता है वुड और शैल का पास्ट होता है शुड। तो अगर किसी पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में मुझे विल या शैल दिखता है तो वो हटा के क्या लगा देना है मुझे? वुड या शुड। तो जैसे यहाँ सेंटेंस था, उसने मुझसे कहा था कि मैं आऊँगा, अभी उसने कल कहा था कि वो आएगा, मैंने किसी को बताया। तो जब मैंने उसे बताया तो ये क्या होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, नरेशन की बात करें तो। वैसे ही ये शैल किस में चेंज हो जाएगा? शुड में, क्योंकि हम बात किस में करना चाह रहे हैं? पास्ट टेंस में। और ये किस में यूज़ होता है? शैल, फ्यूचर टेंस में। तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। आई बात समझ में? यही मतलब है फ्यूचर इन द पास्ट का, कि जब मैं पास्ट में जाके फ्यूचर की बात करूँ, मैं कल बताऊँ कि मैं आज क्या करूँगी, तो ये बताने के लिए हम विल नहीं क्या यूज़ करते हैं? वुड। और शैल नहीं क्या यूज़ करते हैं? शुड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। फिफ्थ यूज़ देखते हैं हैव प्लस V3 वाला। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन जैसे पास्ट में पूरा होना चाहिए था और नहीं हुआ, उसे बताने के लिए शुड हैव प्लस V3 का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आप एग्ज़ाम देने गए और आप अपना ID कार्ड ही घर भूल गए। जो गार्ड था आगे जो चेक कर रहे थे, सर भैया जो भी, उन्होंने कहा भाई आए क्यों, फिर ID कार्ड लेके आना चाहिए था ना, मतलब आप लाए नहीं। तो ये तो आपकी ड्यूटी थी, ये तो एक ऑब्लिगेशन था आपके लिए कि आप उसे फुलफ़िल करो ही करो। तो वो क्या बोलेंगे भैया, अगर उन्हें इंग्लिश आती होगी तो, कि यू शुड हैव ब्रॉट योर ID कार्ड। लाना चाहिए था मतलब लाए नहीं। यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स, कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए थे। अच्छा, शुड आई हैव लिसन टू माई फ्रेंड, कैसा है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या मुझे अपने दोस्त को सुनना चाहिए था, मतलब मैंने सुना क्या? नहीं, मतलब मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं
जो ऐसी बातें बोलने में यूज़ किए जाते हैं जो एक्चुअली हुई नहीं है। जो हमने पढ़ा था ना, सब्जंक्टिव मूड या अनरियल पास्ट या कंडीशनल सेंटेंसेस, तो मॉडल्स का भी प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने में किया जाता है। हमने ये तो देखा था कि जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस थे उसमें वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का यूज़ होना था। तो अभी हम सीख रहे हैं कि वुड हैव कहाँ लगाएंगे, शुड हैव कहाँ लगाएंगे, कुड हैव कहाँ लगाएंगे, राइट। तो जो हो सकता था उसके लिए मे हैव या कुड हैव, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, कि हमें पॉसिबिलिटी चाहिए है या एबिलिटी चाहिए है, वहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे, मे या कैन। और जहाँ पे कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन हो जिससे पूरा होना ही चाहिए था, जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी, तो क्या होगा सेंटेंस, यू शुड हैव हेल्प्ड योर ब्रदर, राइट। तो हम हमेशा सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव में से क्या लगना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले शुड की एक छोटी सी कंडीशन समझ लें कि शुड का कभी कभी यूज़ यदि के अर्थ में भी किया जाता है। कब? अगर हम शुड से सेंटेंस स्टार्ट करें कंडीशन देने के लिए, जैसे शुड आई आस्क यू विल यू हेल्प, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे शुड का क्या मतलब है, यदि या इफ़। कैसे समझूंगी मैं ये, देखिए अगर हम कोई सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है तो वो सेंटेंस अपने आप क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव। पर अगर कोई सेंटेंस शुड से शुरू हो रहा है, अच्छा देखिए एक तो हमने वो एक्सेप्शन देखा था मे वाला, मे गॉड ब्लेस यू, वो भी कैसा था, अफर्मेटिव। वैसे ही ये वाला भी क्या है, एक्सेप्शन, कि अगर कोई सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, शुड से, बट ख़त्म किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे। अगर वो इंट्रोगेटिव होगा तो किस पे ख़त्म होगा, क्वेश्चन मार्क पे। यहाँ पे किस पे ख़त्म हुआ है, फुल स्टॉप पे। इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। और अगर अफर्मेटिव है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इफ़। शुड ही गो, आई विल ऑल्सो गो। इफ़ ही गो, आई विल ऑल्सो गो। ये सेंटेंस करेक्ट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है मस्ट। देखिए मस्ट में क्या होता है, जो शुड होता है ना उससे बात थोड़े आगे बढ़ जाती है। मतलब अब वो जो ऑब्लिगेशन था वो थोड़ी नेसेसिटी बन गई है, थोड़ा कंपल्शन बन गया है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड। ये सेंटेंस गलत है कि सही है, गलत है। क्यों गलत है, अभी मैंने आपको बोला कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो क्या होना चाहिए, मस्ट ब्रिंग दी ID कार्ड्स। अब सही हुआ। यू मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट टुमारो, कंपल्शन है, करना ही है वरना मार्क्स कटेंगे, कि कल तक प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। तो पहला क्या यूज़ हो गया, नेसेसिटी या कंपल्शन। दूसरा क्या है, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन या डिडक्शन। मतलब मैंने कोई चीज़ देखी और उससे मैंने अपना निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष अगर मैं किसी एक चीज़ पे बेस्ड दूसरी चीज़ का निकालती हूँ तो हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। जैसे शी हैज़ एन ऑडी, उसके पास एक ऑडी है, वो ज़रूर रिच होगी। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, ज़रूर। मस्ट के साथ ट्रांसलेशन में हम ये मोस्टली यूज़ करते हैं। शी कंप्लीटेड द पेपर फास्ट, शी मस्ट बी इंटेलिजेंट। उसने पेपर जल्दी ख़त्म कर लिया, वो ज़रूर कैसी होगी, इंटेलिजेंट। एकदम करेक्ट है ये। क्यों, क्योंकि मैंने पहले उसको देखा कि उसने पेपर जल्दी फिनिश कर लिया और इस बात से मैंने डिडक्शन किया, कंक्लूजन निकाला, इन्फ्रेंस निकाला कि वो कैसी होगी, इंटेलिजेंट, राइट। थर्ड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब वही संभावना, कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रही, शी इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल, शी मस्ट बी इन क्लास, ज़रूर वो क्लास में होगी। देखिए फिर मैंने क्या ट्रांसलेशन किया, ज़रूर। सेकेंड देखिए, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी मस्ट बी वेरी वेल रेड, उसने काफ़ी पढ़ा होगा। तो ये मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी बताई। अच्छा, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी मस्ट बी वेरी वेल रेड, इसको तो मैं डिडक्शन भी कह सकती हूँ कि मैंने डिडक्शन किया कि भाई इतनी इंटेलिजेंट है तो पढ़ती तो होगी, और प्रोबेबिलिटी भी है कि इतना पढ़ती है तो पढ़ के ही नॉलेज आया होगा, हो सकता है वीडियोस देख देख के सीख गई हो यूट्यूब पे, राइट। तो चलिए हम देखते हैं इसका फोर्थ यूज़। और फोर्थ यूज़ है जब हम मस्ट के साथ हैव V3 यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, जैसे शी मस्ट नॉट हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, मतलब उसने ज़रूर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए होंगे। ऐसी नेसेसिटी या ऐसा कंपल्शन जो कि पास्ट में फॉलो किया जाना चाहिए था पर फॉलो किया नहीं गया, उसे हम कैसे शो करते हैं, मस्ट हैव V3। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्सन, कि तुमने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, राइट।
मस्ट यू नॉट हैव गॉन देयर ऑन टाइम, शुरू किससे हुआ? मस्ट से, मतलब कैसा है? इंट्रोगेटिव, राइट? कैसा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव। तो याद रखिए कि मस्ट हैव V3 का यूज़ हम कब करेंगे? जब किसी पास्ट के ऐसे एक्शन की बात होगी जो कि नेसेसिटी होगा, जो कि ज़्यादा बड़ा कंपल्शन होगा और फॉलो नहीं किया होगा, राइट? तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ, और नेक्स्ट मॉडल है ought to। देखिए, मॉडल तो एक्चुअली ought ही है, to नहीं है। क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो उसमें सीखेंगे कि दो तरीके से वर्ब्स को शो किया जाता है, एक्चुअली इन्फिनेटिव्स को। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? वर्ब का एक टाइप होते हैं, जो एक होता है V1 और एक होता है 2 + V1। तो सारे मॉडल्स के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और ought के साथ क्या यूज़ करते हैं? टू वाला इन्फिनेटिव। तो ought के बाद हमेशा आता है 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब के साथ टू लगा होता है, ought के साथ नहीं लगा होता। हमें लगता है कि ought to ही मॉडल है, नहीं, मॉडल क्या है? ought, पर उसके साथ हमेशा आगे क्या लगता है? 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने देखा शुड एक ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशन था, उससे आगे बढ़े, कहाँ पहुँचे? मस्ट, जहाँ पे नेसेसिटी थी, कंपल्शन था। अब हम पहुँचे ought to पे, और ought to बात करता है मॉरल ऑब्लिगेशन की। मॉरल से क्या मतलब? जहाँ पे बात आपकी नैतिकता की आ जाए कि यू ought to serve your motherland, तुम्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी ही है, करनी ही चाहिए। यू ought not to disrespect your family, कि तुम्हें अपनी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्या है ये? मॉरल ऑब्लिगेशन। तो जब बात नैतिकता की आ जाए तो हम किस पे जंप कर लेते हैं? ought to पे। ought to के साथ हैव कैसे यूज़ करते हैं भाई? जब कोई ऐसा मॉरल ऑब्लिगेशन हो जो पास्ट में क्या किया जाना हो, फुलफिल, पर नहीं हुआ, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ought to have V3। जैसे यू ought to have kept your decency, मतलब तुमने डिसेंसी नहीं रखी, तुमने वहाँ पे मचा दिया बेसिकली। वन ought not to have slapped your brother, जिसने भी मारा किसी भी व्यक्ति को, तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहिए था, बिकॉज दैट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन। किसी को नहीं मारते, हिंसा नहीं करनी चाहिए, राइट? तो जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? ought to। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नेक्स्ट हमें समझना है टू बी के साथ इन्फिनेटिव का यूज़। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हम किस इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं? 2 + V1 की। हम नॉन फाइनाइट वर्ब वाले चैप्टर में से और डिटेल में समझेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। और टू भी हमने टेंस में डिस्कस किया कि टू भी यहाँ पे क्या क्या है? इज़, एम, आर, वॉज और वर। तो जब इज़, एम, आर, वॉज, वर के साथ टू आए और फिर टू के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग किसी प्लान को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा शी इज़ टू स्टे हियर, मतलब वो यहाँ रुकने वाली है। दे आर टू कम विद अस, वो हमारे साथ आने वाले हैं। आई एम टू टेल यू जस्ट नाउ, मैं अब तुम्हें बताने ही वाली हूँ, मतलब अब मैं क्या आगे करने वाली हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब कि टू बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ किसी प्लान को बताने के लिए किया जाता है, किसी प्लान को डिनोट करने के लिए किया जाता है कि आगे का मेरा क्या सेट है, कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब हमें क्या समझना है? हैव वाला स्ट्रक्चर। तो देखिए, पहले मैंने लिखा इज़, एम, आर, वॉज, वर, तो ये तो मेरा टू बी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लगाना था? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने क्या लगा दिया? 2। अब मुझे हैव लगाना है, और यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो मैंने हैव लगा दिया, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि कोई भी टू बी की वर्ब, फिर टू, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या सेंटेंस बना? मैंने कहा मैं मैरिज अटेंड करने वाला था, मतलब कि क्या? नहीं, प्लान था और कहाँ था? पास्ट का। तो मैंने क्या यूज़ किया? वॉज और वर, राइट? आई वॉज, तो टू बी की जगह क्या लिखा? वॉज, फिर ये टू, फिर ये हैव, अटेंड की थर्ड फॉर्म, अटेंडेड द मैरिज। दे वर टू अटेंड द मैरिज, वो करने वाले थे। आई वॉज टू हैव अटेंड द मैरिज, मैं मैरिज अटेंड करने वाला था। दोनों करेक्ट है। आई होप आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है यूज टू और बी यूज टू में डिफरेंस। यहाँ पर भी ये टू बी ही है, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी।
इस बी की जगह ये सब कुछ आ सकता है और ये अकेला यूज टू है। तो हमें इन दोनों के बीच में क्या समझना है, डिफरेंस। देखिए यूज टू ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये किसको डिनोट करता है, पास्ट सिंपल को। और हमने सीखा है कि पास्ट सिंपल का प्रयोग पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है या ऐसी हैबिट्स को बताने के लिए जो कि अब डिसकंटिन्यूड हो चुकी हैं। आई मीन डिसकंटिन्यूड पास्ट एक्शंस को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पास्ट सिंपल टेंस का। और यूज़ टू भी किस में यूज़ किया जाता है, पास्ट सिंपल में। मतलब इसका यूज़ भी ऐसे एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है पास्ट के जो अब नहीं होते। आई यूज़ टू प्ले, मैं खेला करती थी, मतलब मैं अब नहीं खेलती। वी यूज़ टू डू होमवर्क टुगेदर, हम साथ में होमवर्क किया करते थे, मतलब अब नहीं करते। तो यूज़ टू का मतलब तो ये होता है क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट पास्ट सिंपल से। और क्योंकि ये एक मॉडल है तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बी यूज टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए यूज टू के बाद मैंने क्या लगाया है, प्ले। यूज टू डू के बाद क्या लगाया है, यूज टू के बाद क्या लगाया है, डू, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पर हमेशा क्या यूज़ होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, आदत होना। ये हमें समझ में आ गया। अगर मैंने लिखा इज़ यूज टू मतलब आदत है, अगर मैं लिख दूँ वॉज यूज्ड टू मतलब आदत थी, और अगर मैं लिख दूँ विल बी यूज्ड टू मतलब आदत हो जाएगी। जैसे हमने सेंटेंस लिखा ही इज़ यूज्ड टू हैविंग टोस्ट विथ टी, इज़, तो बी की जगह हमने क्या लगाया, इज़, फिर हमने लगाया यूज्ड, फिर हमने लगाया टू, और आगे हमने हैव नहीं लिखा, क्या लिखा, हैविंग, राइट। क्यों, क्योंकि बी यूज टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और सिर्फ यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वॉज यूज टू स्मोकिंग मतलब उसे स्मोकिंग करने की आदत थी, वॉज। ही यूज टू स्मोकिंग, ये गलत हो गया। यूज टू के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्मोक। वॉज यूज टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बट यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको यूज टू और बी यूज टू के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो। मेन यही है कि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बी यूज टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो मोस्टली इसी कंसेप्ट पे बनेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट जो मॉडल हमें समझना है वो है वुड। जहाँ पर यूज टू का यूज़ किया जाता है वहीं पर वुड का भी किया जाता है पास्ट के डिसकंटिन्यूड एक्शंस को दिखाने के लिए। जैसे आई वुड गो टू माई मदर्स एवरी संडे, मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी हर संडे को, डिसकंटिन्यूड मतलब अब नहीं जाती। आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स दिस टाइम मतलब इस समय मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती थी या खेलती थी, इस समय, ये जो भी समय हो। तो पास्ट के डिसकंटिन्यूड एक्शंस को दिखाने के लिए पहला। सेकेंड देखते हैं, टू एक्सप्रेस डिज़ायर और विश मतलब अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए। इच्छा जाहिर करने के लिए हम नहीं कहते आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फलाना पर्सन टू कम हियर एंड सिट, आई वुड लाइक मिस्टर एक्स टू स्पीक। तो हमेशा डिज़ायर या विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसके यूज़ करते हैं, वुड का। जैसे आई वुड लाइक टू प्ले विद यू। रिक्वेस्ट करने के लिए भी आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू सिट। हमने सीखा था पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड और वुड का यूज़ पास्ट टेंस की जगह प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, राइट। जैसे हमने कहा वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर मी, अभी हमने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है फ्यूचर इन द पास्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि विल का पास्ट क्या होता है, वुड, और शैल का पास्ट क्या होता है, शुड। तो अगर बाकी का सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा गया है तो विल की जगह वुड लिखा जाना चाहिए और शैल की जगह शुड। शी टोल्ड मी, अगर यहाँ पे लिखा होता शी विल तो गलत हो जाता, शी टोल्ड मी, वैसे यहाँ पे दैट होना चाहिए, दैट शी विल बी माई फ्रेंड। अब हुआ सेंटेंस करेक्ट। दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प अस, उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला कि वो हमारी मदद करेंगे, एकदम करेक्ट, क्योंकि टोल्ड लिखा था इसीलिए आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस का ही मॉडल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है वुड हैव V3। इसका यूज़ अनरियल पास्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ये डिस्कस किया। जैसे इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, ये कौन सी कंडीशन है, पास्ट कंडीशन है। सेकेंड
कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो आप बदल ही नहीं सकते। अगर तुमने पहले बताया होता आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की होती। इफ़ आई वर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा होता तो मैं जीत जाता, पर ना लड़ रहा हूँ ना जीतूंगा। इफ़ द शॉप्स वर ओपन, यदि शॉप्स खुली होती आई वुड हैव बॉट चॉकलेट्स, तो मैं चॉकलेट्स खरीदती। अब ना दुकान खुली है और ना मैं चॉकलेट्स खरीद रही हूँ। तो क्या बताने के लिए? अनरियल पास्ट बताने के लिए। अगर मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती, इफ़ आई हैडंट हेल्प यू द पुलिस कुड हैव कॉट यू, वुड हैव कॉट यू नहीं आता, अब क्या आता? कुड हैव कॉट यू। तो यही बस मुझे डिफरेंस समझना है कि सेंटेंस के हिसाब से कौन सा मॉडल सही बैठेगा। वेदर इट इज़ कंडीशनल सेंटेंस, मतलब भले ही हम अनरियल पास्ट की बात कर रहे हो, सब्जंक्टिव मूड की बात कर रहे हो, या नॉर्मल सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है डेयर या नीड। देखिए दोनों का मतलब अलग होता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, पर दोनों का यूज़ जो है वो सिमिलर लाइन्स पे है, इसलिए हम इनको साथ में पढ़ेंगे। इसके साथ ही डेयर और नीड तो मॉडल होते ही हैं, डेयर नॉट और नीड नॉट भी क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। पहली बात, डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल। तो पहले हम मॉडल के बारे में समझ लें कि जब ये चारों यूज़ किए जाते हैं तो इनके बाद क्या यूज़ की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद हमेशा क्या यूज़ की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना हमें समझ में आ गया। डेयर नीड अगर मॉडल है तो इनके बाद क्या यूज़ किया जाएगा? V1। सेम वे में डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद क्या यूज़ किया जाएगा? V1। डेयर नॉट टू हैव नहीं, क्या करेक्ट होगा? डेयर नॉट हैव, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के बाद डायरेक्ट V1, टू नहीं आएगा। अब इसको हम पढ़ लें ज़रा। एज अ हेल्पिंग वर्ब मॉडल इसके साथ V1 का यूज़ किया जाता है। हम समझ गए बात किसकी हो रही है? डेयर की और नीड की। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मेन वर्ब है तो क्या यूज़ करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। शी डिड नॉट डेयर टू कॉल मी, उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझे फ़ोन करने की। अब मुझे बताइए ये पहले हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो यहाँ पे मुझे डिड भी दिख रहा है, एक ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है क्या कभी? आई, इज़, एम ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। या आई, इज़, कैन ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब अगर है तो क्या लगना चाहिए? टू प्लस V1, तो टू प्लस V1 एकदम करेक्ट। आई डेयर टू गो देयर, अब यहाँ पे एक ही वर्ब है डेयर, हिम्मत करना, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू गो, मेन वर्ब के बाद टू प्लस V1 एकदम करेक्ट। थर्ड देखिए, नीड शी कॉल मी। अब कभी कोई सेंटेंस किसी मेन वर्ब से शुरू होता है क्या? नहीं। किससे शुरू हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब से, मतलब मॉडल से। तो ये क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या लगना था? V1, इसलिए यहाँ पे मैंने टू कॉल नहीं लिखा। नीड शी टू कॉल मी गलत हो जाता, पर शी नीड्स टू कॉल मी अब ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसी यूज़ है? मेन वर्ब। कैसे पता चला? कभी भाई मॉडल का फिफ्थ फॉर्म देखा है? शुड्स होता है, कैन्स होता है? नहीं। अगर फिफ्थ फॉर्म यूज़ है, क्योंकि मॉडल का तो कोई फॉर्म यूज़ ही नहीं होता, तो ये क्या हो गई? मेन वर्ब। कैसा है ये सेंटेंस? करेक्ट। शी नीड नॉट कॉल मी, नीड नॉट तो खुद मॉडल है, टू प्लस V1 नहीं लगेगा, एकदम करेक्ट। अगर नीड नॉट टू कॉल हो जाता तो गलत हो जाता। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो यूज़ हुआ होता है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए टॉक लिखा है, टू टॉक लिखा होता तो गलत होता, राइट। शी डेयर्स टू गो इनटू जंगल। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मॉडल की नहीं, किसकी है? प्रेपोजिशन की, कि ये साथ में आना चाहिए। शी डेयर्स टू गो इनटू जंगल, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लास्ट चीज़ हमें समझनी है वो है हैव प्लस इन्फिनेटिव। देखिए हैव इन्फिनेटिव हमने अभी समझा टू प्लस V1, तो इसका यूज़ भी प्लान्स बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा आई हैव टू स्टडी, मतलब ये किसकी बात हो गई? प्रेजेंट की। आई हैड टू स्टडी, ये किसकी बात हो गई? पास्ट की। देखिए हैव लगाया मैंने प्रेजेंट में, हैड लगाया मैंने पास्ट में, और विल या शैल हैव लगाया मैंने फ्यूचर में। तो प्लान्स बताने के लिए आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था, और आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। आई हैव
टू कंप्लीट माई सिलेबस सून, मुझे अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है। अगर हैड बोल देती तो करना था, आई विल हैव टू करना होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जहां हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MPSI 2017 में पूछा गया, आई ब्लैंक हैव गॉन इफ माई कार हैड बीन इन अ वर्किंग कंडीशन। अब आप समझिए, हैव गॉन मतलब रियलिस्टिक बात नहीं की गई, मैं जाता। तो संभावना बताने के लिए वो भी पास्ट की, हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। हमने सीखा था ना, माइट प्लस हैव प्लस V3, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो क्या यूज़ करेंगे, माइट, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। अभी हमने सीखा था कि वुड का प्रयोग अपनी विश या डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वुड, किसकी जगह, कुड की जगह। कहाँ पूछा गया ये, SSC CHSL में। थर्ड देखते हैं, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। SSC CISF ASI में पूछा गया, मैं पहले काम पे जल्दी जाता था, राइट। यूज टू तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, हमारा मॉडल क्या है, यूज टू। तो ये यूज टू की जगह क्या आना चाहिए, यूज्ड टू। फोर्थ देखते हैं, हिज आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्प्यूटेटेड। SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। उसकी आर्म इतनी ज़्यादा इंजर्ड थी, इतनी ज़्यादा लग गई थी उसको कि ज़रूर उसे हटाया गया होगा बॉडी से। एम्प्यूटेटेड मतलब काट के अलग कर देना। तो एक बात बताइए, उसने हटाया होगा क्या, नहीं, हटवाया होगा, हटवाया गया होगा, और ऐसा करना पड़ा। इसको हम कैसे शो करते हैं, हैव टू से, ठीक। आई हैव टू डू दिस, ये करना था, आई हैड टू डू दिस, ये करना पड़ा, राइट। आई हैव टू मतलब ये करना है, और आई हैड टू मतलब ये करना पड़ा, पास में पहुंचा। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में टेंस का क्या होता है, फ्लो। तो अगर यहाँ पे मैंने वॉज यूज़ किया था और ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी हमें आगे किस में लेके जाना पड़ेगा, पास्ट टेंस में। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ही हैड टू हैव इट एम्प्यूटेटेड, मस्ट नहीं आएगा, राइट। ही हैड टू हैव इट एम्प्यूटेटेड, ऐसे करेक्ट होगा ये। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, थोड़ा सा ट्रिकी था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन टुडे। SSC CGL Tier 2। हमने अभी सीखा कि मे जो होता है वो क्या बताने के लिए यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटी। और रेडियो ने कहा है कि आज बारिश होने की संभावना है, क्या आना चाहिए, मे। देखिए हमने आर्टिकल में सीखा था कि इन्वेंशंस के नाम के पहले हमेशा क्या लगता है, द। अगर वो यहाँ पे मे लगा देते और ये द हटा देते तो ये मिस्टेक हो जाती है ना, कि आर्टिकल नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रीट्स आर वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। SSC CHSL का क्वेश्चन कि भाई सड़कें गीली हैं, ज़रूर कल बारिश हुई होगी। अब बताइए, चाहिए कि कोई ज़रूरत है क्या, इसमें कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, एक संभावना है। तो क्या यूज़ होगा, इट माइट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, राइट। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे थे, मैं तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक क्लर्क में पूछा गया, यू नीड नॉट गो टू द बैंक, आई कैन गिव यू सम मनी। इसमें कोई भी मिस्टेक दिख रही है आपको, नहीं, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। यू नीड नॉट, अगर नीड नॉट यूज़ किया है तो ये एक मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर टू गो बोलते तो गलत होता, राइट। नेक्स्ट समझते हैं, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कुड नॉट अश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। SSC टैक्स असिस्टेंट का है कि भाई मैं अपने सर्वेंट को भेज तो दूंगा, पर मैं अश्योर नहीं कर सकता कि वो समय से पहुंच जाएगा। अब आप एक बात बताइए, यहाँ विल लिखा है, यहाँ विल लिखा है और यहाँ कुड लिखा है, तो ये पास्ट की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं। यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, कैन। बट आई कैन नॉट अश्योर, पर मैं ये नहीं अश्योर कर सकता कि वो वहाँ पे समय रहते पहुँच जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द जिराफ सर्वाइव्स पार्टली बिकॉज इट ब्लैंक द वेजिटेशन इन द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वेयर द अदर एनिमल्स हैव नॉट ग्रेज्ड। MPSI का क्वेश्चन, ग्रेज मतलब क्या होता है, चरना। तो जिराफ सर्वाइव इसलिए कर पाता है क्योंकि ये वो वेजिटेशन खा सकता है ट्रीज़ की हाई ब्रांचेस की, जो दूसरे एनिमल्स चर नहीं पाते, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते।
है ना। अब मुझे बताइए, पहुंच ही नहीं पाते, मस्ट रीच ज़रूर पहुंचता है, इज़ रीचिंग ज़रूरत है, या कैन। कैन क्या बताता है? एबिलिटी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जिराफ की एबिलिटी की, कि वो हाई ब्रांचेस से वेजिटेशन खा लेता है जहाँ दूसरे एनिमल्स पहुँच भी नहीं पाते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? कैन रीच, राइट। और लास्ट क्वेश्चन, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट का क्वेश्चन है कि मैंने उसे कभी भी ऐसा पर्सन नहीं माना जो अपना प्रॉमिस तोड़ेगा और बाद में सॉरी भी नहीं बोलेगा। क्या गलती है इसमें? ये गलती है जो अभी हम इतनी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं, टेंस और फ्लो। I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not. फ्यूचर इन द पास्ट बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड। और फिर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल क्यों आ गया? फ्यूचर इन द पास्ट कंटिन्यू रहना चाहिए, तो क्या होगा? एंड वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। डू नहीं, क्या आएगा? वुड। तो हमारा करेक्शन यही है कि डू की जगह वुड आना चाहिए। आई होप आपको जो मॉडल्स का पार्ट था वो क्लियर हो गया हो। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।